कैसे हैं दोस्तों। आज जो है आप लोगों के सामने मैं अगला वीडियो लेके आ गया हूं और इसके आगे जो है हमने CAA के बारे में एक वीडियो बनाई थे और आप सारे लोग जो हैं उसको दिल से सपोर्ट किए और आप लोग बोले कि हाँ ठीक है और अच्छा लगा। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में जानकारी दूंगा और हम सारे लोग मिलकर जानेंगे कि आखिर नागरिकता है क्या। वैसे तो नागरिकता पहले भी आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, देख भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर ढंग से समझाया जा सके ताकि आप एक स्टूडेंट हो तो भी आपको फायदा करे। आप जो है भारत के नागरिक हैं, चाहे कैसे भी नागरिक है, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है, लेकिन आप अगर इसको देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ हमें जानकारी मिला है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप पूरे वीडियो को देखें और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नागरिकता। तो नागरिकता कहाँ के, तो हम लोग जो है भारत की नागरिकता पढ़ेंगे और भारत की नागरिकता के साथ साथ और किसी देश की नागरिकता के बारे में भी कुछ जानेंगे कि आखिर उस देश की नागरिकता में क्या ऐसा है जो हमारे देश में नहीं है और हमारे देश में क्या कुछ ऐसी है जो दूसरे के देश में नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं नागरिकता, जिसको हम लोग सिटीजनशिप कहेंगे। तो आइए इधर देखते हैं नागरिकता यानी सिटीजनशिप। ये जो है हमारे भारत के संविधान में टोटल 22 भाग है। उस 22 भाग में से ये दूसरा भाग है नागरिकता और उस दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि भाग तो आपको समझ में आ ही गया कि मान लो किसी किताब में जो है 22 चैप्टर है, उस 22 चैप्टर में से 2 चैप्टर में जो कहानी है वो 2 चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो उसी तरह संविधान में 22 भाग है, तो 22 भागों में से जो भाग 2 हैं उसमें हम लोग वो जानकारी देता है नागरिकता के बारे में कि नागरिकता क्या है, हम लोग जो है भारत के नागरिक है कि क्या है। और उसमें जो है अनुच्छेद 5 से 11 है। अब अनुच्छेद क्या है इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अनुच्छेद का मतलब होता है कि एक तरह का विधि व्यवस्था कानून जो हम लोग को मानना है और जितना हम लोगों को अधिकार दिया है। जैसे कि कोई ऐसा कानून अगर आप किसी को एक थप्पड़ लगा दिए, वो आप कंप्लेन कर दे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो किसी ना किसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि कौन सी कार्रवाई होगी। ये नहीं कि आपको मार दिया, पीट दिया, फांसी दे दिया, ऐसा नहीं कर सकता। तो ये एक तरह का कानून होता है जो हमारी किताब संविधान की किताब में लिखा है। तो इसमें मान लो 5 से लेके 11 तक जो सिस्टम है, जो कानून है, वो भाग 2 में पढ़ेंगे और वो किसके बारे में है, तो नागरिकता के बारे में। तो अभी हम लोग जो है नागरिकता के बारे में जानना चाहेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने नागरिकता लिख दिया और नागरिकता लिख दिया, यहाँ पे परिभाषा लिख दिया और परिभाषा के सामने मैंने खाली छोड़ दिया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि नागरिकता क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको आसान भाषा में बता दूं कि नागरिकता यानी नागरिक किसको कहते हैं। तो देखिए आप ऐसे समझो कि आप भारत के नागरिक कब कहलाएंगे, जब आपको मतदान करने का अधिकार, जब आपको प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, जब भारत के राष्ट्रपति बन सके, जब भारत में नौकरियां कर सके, टीचर बन सके, पुलिस बन सके। तो इस तरह आपको अगर सारा अधिकार है तो ही आप भारत के नागरिक हैं, नहीं तो आप भारत के नागरिक नहीं हैं। लेकिन अलग अलग सबका एज लिमिट होते हैं, अलग अलग सबका जो है मतलब कि हमें टीचर बनना है तो कितना पढ़ना है, उसके बाद हमें मान लो डॉक्टर बनना है तो हमें कितना पढ़ना है, उसके बाद मान लो हमें कि प्रधानमंत्री बनना है तो कितना एज होना चाहिए, राष्ट्रपति बनना है तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो अलग अलग योग्यता होनी चाहिए, लेकिन साथ में आपको जो है ये भी पता रहना चाहिए कि आप भारत के नागरिक हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो नागरिकता मतलब अगर आपको मतदान करने का अधिकार हो, अगर आपको जो है इलेक्शन लड़ने का अधिकार हो, अगर आपको CM PM प्रधान राष्ट्रपति टीचर सरकारी जॉब लेने का अधिकार हो, तो आप भारत के नागरिक हैं। तो वैसे तो सीधे तौर पर नागरिकता 18 साल के बाद ही मिलती है, उसके पहले भारत के रहो या कहीं का भी रहो नागरिकता सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है। जन्म सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन आधार कार्ड भी मिल जाते हैं, लेकिन आपको वोटिंग देने का अधिकार नहीं मिलता। तो नागरिकता किसे कहेंगे, नागरिक किसे कहेंगे हम लोग समझ चुके। अब हम लोग जानते हैं कि नागरिक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि कुछ वीडियो लंबा ना जाए इसीलिए हम कुछ चीज़ों को लिख के रखें ताकि आप लोग को जल्दी जल्दी समझा दूँ और आप लोगों को भी जो है समझ में आ जाए। अगर इसको हम लिख के पढ़ाए तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग जो है बोर हो जाइएगा, इसलिए हम कुछ मेन पॉइंटों को लिखते हैं। तो किसी भी देश में 2 प्रकार की नागरिकता है, किसी भी देश में 2 प्रकार के नागरिक। तो जैसे हमारा भारत देश, तो भारत देश में 2 प्रकार के नागरिक हैं, एक हो गया देशी नागरिक और एक हो गया विदेशी नागरिक।
अब हम समझते हैं कि देसी नागरिक किसे कहते हैं और विदेशी नागरिक किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग, आप लोग जो भारत में जन्मे हैं, जो भारत में रह रहे हैं, वो भारत के देसी नागरिक, और जो लोग भारत में रहते हैं लेकिन दूसरे देश से आए हुए हैं उसे कहेंगे विदेशी नागरिक। तो वो भी भारत में रह रहे हैं और दूसरे देश से आए हुए हैं तो उसे विदेशी नागरिक, और जो भारत में है, भारत में जन्म लिया है, भारत में रह रहे हैं, वह देशी नागरिक। लेकिन विदेशी नागरिक को भी दो कैटेगरी में बांट दिया, विदेशी नागरिक को भी दो भागों में बांट दिया। जैसे कि वो किस देश से आया इस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो कि हम लोग आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद अगर हम लोगों के साथ किसी देश का झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, युद्ध हो गया, कुछ भी हादसा हो गया, तो वैसे देश अगर हमारे भारत आए तो वैसे देश के जो नागरिक हैं उसे कहेंगे शत्रु देश का विदेशी नागरिक। आप सीधे तौर पर समझ लो कि पाकिस्तान के लोग, चीन के लोग अगर भारत आके रह रहे हैं, यहाँ की नागरिकता लिए हैं, तो उसे कहेंगे शत्रु देश का विदेशी नागरिक। तो पाकिस्तान और चीन वाले को हम लोग क्या कह सकते हैं? शत्रु देश के विदेशी नागरिक। और अगर कोई देश के लोग, कोई देश के व्यक्ति हमारे भारत आए, भारत में रहने लगे, भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले, लेकिन उस देश के साथ हमारा मित्रता का संबंध हो, जैसे कि वो हमें कोई हानि नहीं पहुंचाए, 15 अगस्त 1947 के बाद जो है वो युद्ध नहीं किए, मारपीट नहीं किए, कोई हमला नहीं किए, तो वैसे देश के लोग अगर हमारे भारत में रहने लगे तो उसे हम लोग कहेंगे मित्र देश का विदेशी नागरिक। अब यहाँ समझो, तो हम तो पहले जाने कि देशी नागरिक और विदेशी नागरिक, उसके बाद फिर एक बात जाने कि विदेशी नागरिक भी दो प्रकार के, एक होते हैं मित्र देश का विदेशी नागरिक, एक होता है शत्रु देश का विदेशी नागरिक। इसमें हम लोग क्या जाने? पाकिस्तान वाले, चीन वाले शत्रु देश के विदेशी नागरिक, और जो हमारे फ्रांस वाले, रूस वाले और अमेरिका वाले, जिससे हमारा युद्ध नहीं हुआ आज़ादी के बाद, जिससे हम लोग नहीं उलझे, तो फ्रांस, रूस और अमेरिका वाले के जो लोग हैं अगर भारत में रह रहे हैं, आके नागरिकता ले लिए हैं, तो उसे कहेंगे मित्र देश का विदेशी नागरिक। और एक चीज़ यहाँ पे जैसे हम लिख के रखे हैं कि देशी नागरिक यानी जो हमारे देश के लोग हैं उसे देशी नागरिक, विदेशी नागरिक अगर कोई बाहर से आए हैं और हमारे देश में रह रहे हैं दूसरे देश के लोग, तो वो भी भारत के ही नागरिक हुए अगर नागरिकता प्राप्त किए तो, लेकिन उसे जो है कुछ अनुच्छेद प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार में कुछ ऐसे अधिकार हैं जो उसे नहीं दिए जाते, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 उसे प्राप्त नहीं होंगे जो विदेशी नागरिक होंगे। इसका मतलब सीधा सीधा कि चाहे वह मित्र देश का विदेशी नागरिक हो या तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं शत्रु देश का विदेशी नागरिक हो, इन दोनों नागरिकों को जो है 15, 16, 19, 29 और 30 अनुच्छेद प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन ये तो बात ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं और एक्स्ट्रा में, जैसे कि यहाँ तो 22 है नहीं, लेकिन अनुच्छेद 22 जो है वो शत्रु देश के विदेशी नागरिक को ही सिर्फ प्राप्त नहीं होते हैं, मित्र देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त होते हैं, देशी नागरिक को भी प्राप्त होते हैं। बस अनुच्छेद 22 शत्रु देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं होते। अब हम लोग को जानना जरूरी है कि शत्रु देश के विदेशी नागरिक को जो है अनुच्छेद 22 प्राप्त क्यों नहीं होते हैं, और अनुच्छेद 22 में क्या चीज़ बताया गया जो दुश्मन देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसमें जो है अनुच्छेद 22 में आप लोग को बता दूं कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, यानी अगर कोई देशी नागरिक या विदेशी नागरिक मित्र देश के नागरिक या शत्रु देश के नागरिक है, यानी दुश्मन देश के अगर नागरिक है तो उसे अनुच्छेद 22 नहीं मिलेंगे, उसे यह व्यवस्था जो है उसको नहीं मिलेंगे। आप अनुच्छेद 22 क्या है? यह एक कानून है, ये कानून क्या कहता है? तो ये जो है अनुच्छेद 22 तो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है, और इसमें 3 अधिकार हमें प्राप्त होते हैं। अगर कोई गलती कर दे, कोई जुर्म कर दे, तो अगर वह भारत के नागरिक हो तो गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। आप पुलिस आ गया मान लो गिरफ्तार करने, तो अनुच्छेद 22 के तहत आप उससे पूछिएगा कि आप हमें गिरफ्तार करने क्यों आए, तो ये जो
पहला नंबर है कि आप हमें गिरफ्तार करने क्यों आए, यह अधिकार शत्रु देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं होते हैं। और 2 नंबर जो हैं मैं आपको बता दूं कि आपको गिरफ्तार करने के बाद चाहे कोई भी जुर्म हो 24 घंटे के अंदर जज के समक्ष लाना होगा, जज के सामने पेश करना होगा। लेकिन अगर आप शत्रु देश के विदेशी नागरिक हैं तो आपको जो है जज के सामने नहीं लाया जाएगा। और तीसरा कंडीशन जो आपको प्राप्त नहीं होगा, यानी शत्रु देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं होगा, वो क्या है? तो वो है कि आप अपने मनपसंद वकील नहीं चुन सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब, अगर हम पर कोई केस हो जाता है तो हम क्या हैं? देसी नागरिक। तो हम क्या कर सकते हैं? हम जो है हमें 24 घंटे के अंदर जो है वकील के समक्ष, वहाँ के जज के समक्ष लाने का जरूरी है, यानी जज के सामने हमको लाना होगा और फैसला देना होगा कि गिरफ्तार क्यों किए गए। उसके बाद हम यह भी जान सकते हैं कि आप हमें गिरफ्तार करने क्यों आए। हम यह भी बोल सकते हैं कि हमें अपने मनपसंद के वकील दो। लेकिन सीधा सा बात, ये अनुच्छेद 22 कहता है इतना बात। लेकिन अगर शत्रु देश का विदेशी नागरिक है जैसे कि पाकिस्तान और चीन, तो इसे जो है यह 3 अधिकार नहीं दिए जाएंगे। तो हम अच्छी तरह समझ गए कि अनुच्छेद 22 क्या है, इसमें कौन कौन कानून है और किस देश वाले को नहीं दिया जाएगा। तो ये जो है, और एक चीज़ हम लोग समझते हैं, जो है नागरिकता जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो एक होते हैं एकल नागरिकता और एक होता है दोहरी नागरिकता। तो हमारे भारत जैसे देशों में एकल नागरिकता है और वो जो लिए गए हैं वो ब्रिटेन में, इसका सीधा सा मतलब ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है और कहीं कहीं दोहरी नागरिकता है। तो आपको हम समझा देते हैं कि एकल नागरिकता क्या है। अब सोचो कि जो है हम खुद भारत के नागरिक हैं और हम जो है जिस राज्य के हैं, अगर वहाँ के भी नागरिक हैं, मान लो हम बिहार के भी नागरिक हैं और भारत के भी नागरिक हैं, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है दोहरी नागरिकता। तो भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप जिस राज्य में हैं वहाँ के भी आप नागरिक हैं और जो जिस देश में है वहाँ के भी नागरिक हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं बिहार का भी नागरिक हूँ और भारत का भी नागरिक हूँ, क्योंकि हमारे भारत में जो है एकल नागरिकता है। तो हम सिर्फ एक ही नागरिक है, वो भी कहाँ के? तो भारत के। लेकिन आप जो है अमेरिका चल जाओ, स्विट्जरलैंड चल जाओ, वहाँ पे आपको दोहरी नागरिकता देखने मिल जाएंगे। यानी जब मान लो कि अमेरिका का जो इस राज्य में जो लोग रहते हैं उस राज्य के भी नागरिक और अमेरिका में जो रहते हैं तो अमेरिका के नागरिक। जैसे अमेरिका का एक राज्य को उठा लो, जैसे एक जिला या राज्य है शायद अलास्का नाम का, तो जो वहाँ के लोग हैं वो अलास्का के भी नागरिक और अमेरिका के भी नागरिक। तो इस हिसाब से हम लोग जाने की नागरिकता 2 प्रकार के होते हैं, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। तो अभी हम लोग जानेंगे कि जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें। हालांकि हम अगले वीडियो में CAA के बारे में जो बता रहे थे उसमें हम आपको शॉर्टकट में सब बताए थे और आपको हम बोले थे कि अगला वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि जो है जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, भूमि विस्तार के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और पंजीकरण के आधार पर नागरिक कैसे होते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कि जन्म के आधार पर जो है हम लोग भारत के नागरिक कैसे होंगे या कोई भी भारत के नागरिक कैसे होंगे। तो आप इधर ध्यान दीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो तथा उनके माता पिता में से कोई भी भारतीय हो, तो उसके बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे समझना, यहाँ पे बोला कि माता पिता में से कोई भी भारत के नागरिक हो, लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम है कि इसमें माता या पिता कोई भारत के नागरिक होने चाहिए और दूसरा जो है वो बाहर देश का हो तो चलेगा, लेकिन उसे भी भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी जो है उसके बच्चे को नागरिकता दिए जाएंगे। लेकिन आपको और एक बात बता दूं कि जब यह कानून बना था, ये तो फिलहाल अभी हम लोग 2024 में पढ़ रहे हैं, तो 24 के अनुसार ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको जो एग्जाम में पूछेगा तो ये तो नहीं कि 1955 के अनुसार पूछेगा, ज़्यादातर चांसेस है कि अभी जो संशोधन करके बना है उसके हिसाब से। तो ये जो है अभी 2024 के हिसाब से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब कानून भी बना था तो इसमें कुछ गलतियां कर दिया गया था। जैसे कि आपको बता दें कि जो है इसमें बोला गया था कि अगर कोई बच्चा भारत में जन्म ले,
ये नहीं कि उसकी मम्मी भारत की है या उसका पापा भारत का है या दोनों में से कोई भारत की, ये सब कुछ भी कंडीशन में नहीं था। सिर्फ इतना बता दिया गया था कि अगर किसी का जन्म भारत में होता है तो भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो इस हिसाब से सोचो, आप लोग ही दिमाग लगाओ कि अगर दुश्मन देश का मान लो 10 औरतें जो है दुश्मन देश से जब गर्भवती हो और अगर भारत आ गए, यानी किसी दुश्मन देश जैसे चाइना उठा लो, पाकिस्तान उठा लो, 10 महिलाएं गर्भवती महिलाएं भारत आ गई और भारत में आके रहने लगी, और कुछ दिन बाद मान लो 10 का 10 गो बेटा या बेटी जो भी है बच्चे हैं, तो क्या वो 10 भारत के नागरिक हो जाएंगे? तो हाँ, हो जाएंगे। ये जब 1955 में बना था तो उसमें बताया गया था कि जो जन्म ले भारत के नागरिक, तो उस हिसाब से आप ही सोचो, वो तो भारत के नागरिक हो गए। अब वही बच्चा बड़ा होंगे, भारत के स्कूलों को तोड़ेंगे, बम फोड़ेंगे, कहाँ पे रोड फोड़ेंगे, कहाँ पे ट्रेन पटरी जो है उखाड़ देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो यह देखते हुए 31 साल बाद ये जो कानून था, इसको 31 साल बाद एक संशोधन किया गया, और वो भी कब जो है 1986 में, यानी 31 साल बाद जो है 1986 में एक कानून लाया गया, और उस कानून में बोला गया कि या तो उसके मम्मी भारत के नागरिक होने चाहिए या तो उसके पापा भारत के नागरिक होने चाहिए, तब जो है उसे भारत की नागरिकता दिए जाएंगे। लेकिन सोचो कि ये भी बहुत दिन तक नहीं रहा, और नहीं रहने के कारण फिर एक बार 2003 में संशोधन हुआ, और इस संशोधन में बताया गया कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं 2003 के ही संशोधन है कि नहीं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए बच्चे जो है नागरिकता कब प्राप्त होंगे? बच्चे को मम्मी पापा में से कोई भी भारतीय हो और उसका जन्म भारत में हो, लेकिन आपको और उसका जो है उस व्यक्ति का भी जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, और एक स्थिति क्या है कि मम्मी पापा में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा जो है दूसरे देश का हो लेकिन उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो, तब जो है उसे नागरिकता दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से जो थे पहले के रूल को चेंज करके अभी जो है इस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो अब जो वर्तमान में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जो है भारत में हुआ हो तथा उनके माता पिता में से कोई भी भारतीय हो, तो उस बच्चे को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये हम लोग जाने कि जन्म के आधार पर किसी नागरिकता किसी को कैसे दिए जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि वंश के आधार पर नागरिकता कैसे दिए जाते हैं। तो एक इस स्थिति में या जो है इसी से ही मिलता जुलता है कि जो है पापा अगर भारत के, मम्मी अगर भारत के, तो वो हमारे वंश से, या हमारे बच्चे हमारे वंश से। तो उस हिसाब से देखिए 26 जनवरी 1950 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ हो लेकिन उसके माता पिता में से कोई भी भारतीय हो, तो भी उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग क्या सीखे कि संविधान जिस दिन से लागू हुआ उस दिन तक और उस दिन के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ हो लेकिन उसके माता पिता में से कोई भी भारतीय हो, तो भी उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जैसे कि इसमें बोला गया कि देखिए कि अगर किसी व्यक्ति का माता पिता में से कोई भी भारतीय हो तो भी उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसमें भी एक संशोधन किया गया 1992 में, और इस संशोधन में यह स्पष्ट कर दिया गया कि जो है वंश के आधार पर नागरिकता तब मिलेंगे जब ये दोनों में से कोई एक भारतीय हो, और कंडीशन क्या है कि इन दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हो और दूसरा भी हो, हालांकि वो दूसरे देश से नागरिकता हटा के अपने भारत देश की नागरिकता ले तो चलेगा, लेकिन एक जो है एक का मूल भारत यानी भारत की नागरिकता। तो इस तरह से जो है वंश के आधार पर भी नागरिकता दिए जाते हैं। अब भूमि विस्तार के आधार पर नागरिकता, तो इसको समझना तो और आसान है कि अगर हमारी सरकार हमारे देश के लोग किसी क्षेत्र को जीत लेता है, किसी क्षेत्र को हमारे भारत में मिला देता है, तो ऑटोमेटिक है कि उस क्षेत्र के लोग जो हैं भारत के नागरिक हो जाएंगे और भारत के जो है सरकार को उसे नागरिकता देना ही होगा। तो देखिए अगर सरकार किसी क्षेत्र को जीतकर भारत में मिलाता है तो वहाँ के नागरिक भारतीय नागरिक कहलाएंगे। अगर सरकार आदेश जारी कर दे तब, तो सरकार तो आदेश जारी करेंगे ही क्योंकि वो भारत में मिल चुके हैं, तो उसको तो भारत की नागरिकता मिलनी ही चाहिए। नहीं तो वो ना तो मतदान कर सकेंगे, ना ही इलेक्शन लड़ सकेंगे, ना ही कोई सरकारी जॉब ले सकेंगे, और ना ही प्रधानमंत्री बन सकते, ना ही राष्ट्रपति। तो ऑटोमेटिक उसको नागरिकता देना ही पड़ता है।
अब हम लोग जानेंगे देशीकरण के आधार पर और पंजीकरण के आधार पर। तो इस देशीकरण के आधार पर नागरिकता और पंजीकरण के आधार पर नागरिकता हम लोग यहाँ लिखेंगे और उसके बाद अभी जो है हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे कि देशीकरण के आधार पर जो है वो नागरिकता कैसे दिए जाते हैं। तो पहले हम लोग 3 तरह से नागरिकता देने की बात या नागरिकता लेने की बात जान गए। अब हम लोग जानेंगे देशीकरण। तो इधर ध्यान दीजिएगा कि देशीकरण के आधार पर जो नागरिकता प्राप्त करना है उनके कई शर्तें हैं। जैसे कि वयस्क तथा अच्छे चरित्र। अगर आप वयस्क हो, 18 साल से ज़्यादा आपका उम्र है और आप जो है आपका चाल चलन, आपका व्यवहार अच्छा है तो आपको नागरिकता दिए जाएंगे। लेकिन पांचों शर्त लागू होने चाहिए। दूसरे कि आप जो है संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में से एक भाषा का ज्ञात हो, यानी 22 भाषा जो संविधान में लिखे गए हैं तो उन 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा अगर आप जानते हैं अच्छे ढंग से तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा, आपको भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा हो, आपको जो है विश्वास हो कि हाँ भारतीय संविधान ठीक है और उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए, तो भी आपको जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद वह ऐसा देश का हो जहां भारतीयों को देशीकरण के प्रति नागरिकता दिए जाती है। अब सोचो कि आप नागरिकता लेने आ गए हमारा भारत, और हमारे लोग या हम लोग अगर भारत जाए, हम लोग अगर भारत से आपके देश गए और आप अगर हमें देशीकरण के आधार पर नागरिकता नहीं दे रहे हैं तो हम आपको नागरिकता क्यों दें। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वह ऐसा देश का हो जहाँ भारतीयों को देशीकरण के प्रति नागरिकता दिया जाता है। तो आप हमको नागरिकता दीजिएगा अगर देशीकरण के द्वारा, तो आपके देश वालों को भी हम नागरिकता देंगे देशीकरण के द्वारा। और अगला पॉइंट जो है वह अपने देश की नागरिकता त्याग दिया हो, यानी वो जिस देश से आया हो नागरिकता लेने, उस देश की नागरिकता को वह त्याग करके आया हो, छोड़ गया हो, तो वहीं उसे नागरिकता दिया जाएगा। तो ये जो है हम लोग पढ़े देशीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे दिए जाते हैं। लेकिन अगर ये पांचों में से पांचों रोल कोई फॉलो नहीं करता है और वो जो है शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या किसी अच्छे क्षेत्र में अगर वह बेहतर काम कर गए तो भी उसे बिना किसी शर्त के भारत की नागरिकता देशीकरण के आधार पर दिए जाते हैं। जैसे मदर टेरेसा को देशीकरण के आधार पर नागरिकता दिए गए थे। अब जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे पंजीकरण के आधार पर जो है नागरिकता। तो अब समझते हैं कि पंजीकरण क्या है, पंजीकरण के आधार पर किसी को नागरिकता कैसे मिलते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन के आधार पर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक भारत में रहकर पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर 7 साल भारत में बिता दिए तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। वो भी क्या, 7 साल बिताने के बाद अगर वो सरकार को, संसद को अगर लिखे कि हम 7 साल से भारत में रह रहे हैं और हमें जो है भारत की नागरिकता चाहिए, तो भारत सरकार उसे कार्ड बनाकर देंगे और बताएंगे कि आज से तुम भारत की नागरिक हो। तो उसको कहेंगे पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सोनिया गांधी जो राजीव गांधी की बीवी हैं, उसे जो है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दिए गए थे, क्योंकि राजीव गांधी जो हैं वो इटली जाकर सोनिया गांधी से शादी करके आए थे और यहाँ आके सोनिया गांधी 7 साल बिताए और उसे जो है भारत की नागरिकता मिल गई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता कैसे दिए जाते हैं। तो हम लोग 5 तरह से पढ़ लिए कि नागरिकता कैसे दिए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्तें क्या हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि नागरिकता जब हमें मिल सकता है तो नागरिकता हमारे छीने भी जा सकते हैं। तो हमारा नागरिकता जो है कैसे छीन जाएगा, इसको हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो बर्खास्त किए जाने पर पहला पॉइंट मेरा क्या है कि नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्तें जो है उसमें पहला है बर्खास्त किए जाने पर। इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप अगर दूसरे देश की गुणगान करें, आप अगर दूसरे देश के प्रति प्यार जताए, वो भी हद से ज़्यादा अपने देश की खामियों को बताए, गलतियों को बताए और अपने देश का बदनाम करे, तो उस स्थिति में आपकी नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जाता है और आपकी नागरिकता छीन ली जाती है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर मान लो कि भारत के लोग चीन के साथ युद्ध कर रहा है और आप
जैसे हम ही मान लो कि यूट्यूब में अगर वीडियो बनाते हैं कि जो है भारत के लोगों को चीन जो है इस तरह मारते हैं, इस तरह मारते हैं, भारत के लोग कमज़ोर हैं, भारत के लोग हार जाते हैं, चीन वाले को अगर हम कोई अच्छा उपाय दे, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें जो भी हो, तो उस स्थिति में हमारी नागरिकता जो है बर्खास्त किए जाएंगे, क्योंकि हम अपने देश का गुणगान नहीं कर रहे हैं और ऊपर से एक तो कर रहे हैं, ऊपर से दूसरे देश का झंडा लेके हम गाँव घूम रहे हैं, दूसरे देश का गुणगान कर रहे हैं, तो इस स्थिति में बर्खास्त किए जाते हैं और उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अच्छा, वंचित किए जाने पर को कैसे समझे? जैसे कि मान लो अगर हम नागरिकता ले लें देशीकरण के आधार पर या पंजीकरण के आधार पर हम नागरिकता ले लें, लेकिन इस देशीकरण और पंजीकरण के आधार पर हम जो नागरिकता लिए, मान लो कि वो धोखा से, जैसे हम संविधान के 22 भाषाओं में से कोई भाषा ऐसा है जो नहीं जानते हैं, हम जो है वयस्क नहीं है, अच्छे चरित्र का नहीं है, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में जो है देशीकरण के आधार पर नागरिकता नहीं दिए जाते हो, या हम 7 साल रहे नहीं और एप्लीकेशन द्वारा संसद को बोलेंगे कि हमें नागरिकता दो, और संसद हमें नागरिकता दे भी दे, गृह मंत्री हुआ और सांसद के लोग हुआ, सरकार नागरिकता दे दे, और बाद में पता चले कि नहीं इसके देश में तो नागरिकता पंजीकरण के आधार, इसके देश में तो देशीकरण के आधार पर नागरिकता दिया नहीं जाता है, ऊपर से ये जो है 7 साल से हमारे देश में रह नहीं रहे, तो इस स्थिति में धोखाधड़ी के मामले में वंचित किए जाते हैं और उसकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाती है। इस स्थिति में भी नागरिकता छीन ली जाती है। और परित्याग द्वारा मतलब होता है कि आप जो है अपने देश की नागरिकता नहीं त्याग किए, नहीं छोड़े और दूसरे देश की नागरिकता आप ले लिए, धोखे से भी एक तरह का होता है, तो भी आपको जो है आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो हम लोग जाने कि बर्खास्त किए जाने पर नागरिकता छीन ली जाती है, वंचित किए जाने पर नागरिकता छीन ली जाती है, और जो है हमारा परित्याग द्वारा भी नागरिकता छीन ली जाती है। तो अब हम लोग नागरिकता के बारे में जाने कैसे मिलते हैं नागरिकता, किस तरह से छीने जाते हैं। अब जो मेरा मेन टॉपिक में था कि नागरिकता में 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक वर्णित है, उस अनुच्छेद को हम लोग शॉर्टकट देखेंगे और समझेंगे कि वो अनुच्छेद क्या कहता है, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जो है जो अनुच्छेद इसमें दिए गए उस अनुच्छेद को देखें। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11। तो अब हम लोग जो है अनुच्छेद 5 को जानेंगे, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं नागरिकता, तो नागरिकता में जो अनुच्छेद है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इस अनुच्छेद को जानना जरूरी है। और आप इस चैप्टर को पढ़ के एग्जाम में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का लगभग चीज़ आपको बता दिया गया है और आप जान भी गए हैं। तो अनुच्छेद 5 जो है ये संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों की जानकारी प्राप्त कराता है कि जो है हम नागरिकता किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें 2 शर्त लागू किया गया था कि माता या पिता में से कोई भारतीय हो या फिर दोनों भारतीय हो तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और दूसरी बात बोला गया था कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से जो है जो भारत में रह रहा हो उसे भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो अनुच्छेद 5 में हम लोग 2 बात जाने। अनुच्छेद 6, आज़ादी के बाद सीधे तौर पर पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों को भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। अगर मान लो कि आज़ादी के बाद कोई अगर चल गया है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लोग कोई भारत भी आ गए थे वैसे, तो पाकिस्तान चल गए हैं और वो पुनः अगर फिर भारत आ जाए तो उसे जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यह अनुच्छेद 6 में लिखा गया और कहा गया है। अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान गए तथा पाकिस्तान से पुनः भारत लौटे नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। अब यहाँ थोड़ा समझिए कि अनुच्छेद 7 कहा कि अगर कोई पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में जाके उसको ठीक नहीं लगा, उसको अच्छा नहीं लगा, वहाँ का मतलब उसको सूट नहीं किया या कोई घटना घट गया, तो अगर वो चाहे तो पुनः जो है भारत आकर भारत की नागरिकता ले सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि सर सिरिल रेडक्लिफ एक आदमी थे और उसने 17 अगस्त 1947 को, फिर एक बार बता दूं कि सर सिरिल रेडक्लिफ जो हैं उसने 17 अगस्त 1947 को हमारे भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए बीच में एक रेखा खींच दिया और उस रेखा का नाम रख दिया रेड क्लिफ। तो उस रेखा को जो खींचा था, तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि मान लो कि किसी का एक घर पाकिस्तान में चल गया, एक घर
भारत में आ गया। किसी की मान लो बीवी पाकिस्तान में सोई हुई है, उसका पति भारत में सोया हुआ है, किसी का बच्चा चल गया, उसका एक दो घर पाकिस्तान में, किसी का एक दो घर, किसी का आधा रोड उधर आधा रोड इधर, किसी का गाय भैंस उधर चल गया तो किसी का बकरियां इधर आ गई। तो इतना भयानक रेखा खींचा था कि लोग परेशान हो गए और कोई लोग को जो भारत आना चाहते थे भारत आ गए, जो पाकिस्तान जाना चाहते थे पाकिस्तान चल गए। और इतना हड़बड़ी में गए तो उसके लिए अनुच्छेद 7 जो है बहुत काम कर रहा है। इसमें डायरेक्ट बोला गया कि भारत से पाकिस्तान गई तथा पाकिस्तान से पुनः अगर भारत लौटे तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो यह जो है अनुच्छेद 8 में बताया गया। और फिर अनुच्छेद 7 में बताया गया। और यह जो है फिर अनुच्छेद 8 को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो भारतीय मूल के नागरिकों को नागरिकता अधिनियम के विषय में जो है जानकारी प्रदान करता है, जानकारी प्रदान करता है। कौन? तो अनुच्छेद 8। तो अनुच्छेद 8 ध्यान से देखो कि भारतीय मूल के नागरिकों के नागरिकता अधिकार के विषय में जानकारी प्रदान करता है कि जो है इसे जो है जो नागरिकता दिए गए तो उसका अधिकार क्या है, कौन कौन से अधिकार उसे दिए गए, सारे चीज़ के बारे में अनुच्छेद 8 बताते हैं। अब अनुच्छेद 9, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करे तो अपनी देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। और यह जो है एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है, आप इसको VVI भी मान सकते हैं अनुच्छेद 9 को, कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसके अपने देश की नागरिकता जो है ऑटोमेटिक स्वतः ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब अनुच्छेद 10 में आते हैं, सांसद अपनी नागरिकता को बनाए रखता है। अगर आप अच्छे काम किए, रूल फॉलो किए तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन अगर आप कोई शरारत किए, कोई ऐसा काम किए जो संविधान के प्रति नहीं है, संविधान के प्रति हैं, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो अनुच्छेद 10 में यह कहा गया कि सांसद आपकी नागरिकता को बनाए रखता है। और अनुच्छेद 11 को अगर ध्यान से देखें तो सांसद और गृह मंत्री को नागरिकता देने या समाप्त करने का अधिकार है। लेकिन आपको भी एक बात ध्यान में रखना है कि नागरिकता जो छीनी जाती है तो इस जो है जन्म के आधार पर अगर किसी नागरिकता मिले या वंश के आधार पर अगर नागरिकता मिले तो उसकी नागरिकता कभी छीनी नहीं जा सकती है। लेकिन अगर देशीकरण के आधार पर मिले, पंजीकरण के आधार पर मिले या भूमि विस्तार के आधार पर मिले तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो हमने जो है आज जाना कि नागरिकता क्या है, नागरिक कितने प्रकार के होते हैं, नागरिकता प्राप्त करने की शर्त कितने हैं, नागरिकता में कितने अनुच्छेद हैं, नागरिकता किस भाग से लिए गए हैं, इन सारे चीज़ को हम लोग जाने। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और आप भी समझें कि आप भारत के नागरिक किस तरह से भारत के नागरिक हैं। आपके पास वोटर कार्ड है, ID कार्ड है, आधार कार्ड है, क्या है नहीं है, आप भारत के नागरिक होने की शर्त क्या है, कैसे करके आपकी नागरिकता छीनी जाएगी, किस अनुच्छेद में क्या कहा गया। तो ये हमारे संविधान के भाग 2 के जो है भाग 2 में नागरिकता के बारे में था, उसको आज हम लोग पढ़े। तो मिलते हैं दोस्तों अगला वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद, खुश रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।